धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें, आप लोग जानते हैं 8-10 खबरें होती हैं धाकड़ खबर के बुलेटिन में, मैं 6 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे चलते हैं बुलेटिन की तरफ। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। 2-3 दिन पहले खबर से मैंने आपको रूबरू कराया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि समलैंगिकों को, जिन्हें LGBT भी बोला जाता है, उनको विवाह का अधिकार मिलना चाहिए और उनको ये विवाह का अधिकार हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में लिखा हुआ है कि एक हिंदू दूसरे से शादी कर सकता है। ये नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू मर्द हिंदू महिला से शादी कर सकता है, यानी कि 2 हिंदू आपस में शादी कर सकते हैं, ये कहता है हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो समलैंगिक हैं वो अगर विवाह कर रहे हैं उनको विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। पिटीशन दाखिल की, इसके बाद केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे और उन्होंने जाके अपना पक्ष रखा, जिसके बाद 2 चीज़ें उभर के आई। पहली चीज़ उभर के आई कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारा जो समाज है या जो हमारे मानव संस्कार हैं वो इस तरीके के विवाह को इजाज़त नहीं देते हैं, मान्यता नहीं देते हैं, और कानून के तहत इन्हें मान्यता ना सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, यानी कि IPC 377 जो पहला अपराध माना जाता था वो अब अपराध नहीं है। इसके अलावा ना उनके अधिकार ज़्यादा किए हैं ना उनके अधिकार अदालत ने कम किए हैं, इसलिए इस मांग को नहीं किया जा सकता और ना ही कानून के ज़रिए इसको मान्यता दी जा सकती है, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता। इस तरीके का पक्ष उन्होंने रखा, जिस पर चीफ जस्टिस DN पटेल और प्रतीक जालन की बेंच ने पिटिशनर से पूछा, अच्छा भैया तू बता, कितने ऐसे लोग थे जो शादी करवाने गए और उनका रजिस्ट्रेशन करने गए, यानी कि हिंदी में बात करें उनका पंजीकरण करने में रजिस्ट्रार ने इनकार कर दिया। वो ना तो इनका विवाह कराएगा और ना ही विवाह का रजिस्ट्रेशन करेगा। तो ये डिटेल्स मांग ली हैं। अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई दोबारा से की जाने की संभावना है। जैसे ही हमारे सामने मामला आएगा हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास है। सुदर्शन टीवी को आप जानते होंगे, उसका जो एंकर है, एडिटर है, जो भी आप उसे कहें, जो अपना नाम सुरेश चौहान के बताता है, ट्विटर भी आप उसका देख सकते हैं, दुनिया भर के बवाली ट्विटर हैं जो वो कमेंट करता है उसमें। वो आजकल एक पूरी सीरीज़ चलाए हुए है अपने चैनल पे बिंदास बोल के नाम से। उसमें वो ये साबित करने में, दिखाने में लगा हुआ है कि किस कदर प्रशासनिक सेवाओं में, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें मुसलमानों की भूमिका बढ़ रही है। ख़ासकर जामिया के जो जिहादी हैं वो कैसे अब सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं और कैसे पूरा ये एजेंडा चलाया जा रहा है, और वो लोग IAS IPS बन रहे हैं, IFS बन रहे हैं, जिससे कल को आने वाले टाइम में देश को क्या नुकसान होने वाला है, पूरी सीरीज़ उसने चला रखी है। ये मामला सबसे पहले 28 अगस्त को हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस मामले को जो है नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन रोक लगाने से इनकार कर दिया। बाद में 11 सितंबर को हाई कोर्ट ने फिर इनकार कर दिया। तो ये मामला आजकल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए, ये ठीक नहीं है। इस मामले में अब पूर्व नौकरशाह जो IAS IPS हैं वो भी पहुँच गए हैं, क्योंकि IAS IPS की भूमिका पर सवाल उठाया था, वो फर्जी तरीके से बन जाते हैं, यहाँ ये साबित करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले इस मामले में 28 अगस्त को पहुंचे थे एडवोकेट फिरोज़ इकबाल खान, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। इसी तरीके से 11 तारीख को भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अब जाके इसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं देश के पूर्व अफसर जाने माने अमिताभ पांडे और उनके साथ हैं नवरेखा शर्मा समेत 7 ऐसे पूर्व अफसर हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, जिन्होंने ग्रुप बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। उनका कहना है कि हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए और हम 2 मांग इसमें करना चाहते हैं। एक तो इस प्रोग्राम पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए, दूसरे ऐसे प्रसारणों पर हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए जो समाज में नफरतें फैलाते हों और लोगों को धर्म जाति के आधार पर इस तरीके से बांट के एजेंडा चलाते हों। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
कोरोना से महाराष्ट्र की जेलों में हो चुकी हैं अब तक 10 मौतें, लेकिन फिर भी कैदियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मेधा पाटेकर और उनका जो संगठन है, जिसको नेशनल अलायंस ऑफ पीपल के नाम से, पीपल मूवमेंट के नाम से आप जान सकते हैं, और उनके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और हैं जिनका नाम है मीरा सतानंद कामत, ये दोनों लोग पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने हाई कोर्ट का जो 5 अगस्त में आदेश आया था, जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट को हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो बनी हुई है, उसने बताया है कि जो लोग मकोका में बंद हैं, जो एनडीपीएस एक्ट में बंद हैं, जिन पर यूएपीए लगा हुआ है, उन लोगों को ज़मानत नहीं दी जा सकती है। जबकि लगातार कोरोना से मौतें हो रही है, तो क्या ऐसे लोगों की कोरोना से अगर मौत होगी, वो बीमार होंगे, उनकी जान को अगर खतरा हुआ तो उनको ज़मानत नहीं दी जाएगी। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा है कि वो इस पर यथावत फैसला सुनाएंगे, यथोचित फैसला इस पूरे मामले पर सुनाएंगे। बता दें, ऐसा ही एक लेटर हाल फिलहाल में दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट जो ज़िला अदालत है, वहाँ के जो जज हैं विनोद यादव, उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफ जनरल को लिखा है। उसमें कहा है कि क्या कोरोना का जो मामला है, जिसके चलते लोगों को ज़मानत दी जा रही है, तो दिल्ली दंगे के जो आरोपी हैं, क्या उनको भी ज़मानत दी जा सकती है। और अब तो मामला महाराष्ट्र से उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा वो सिर्फ महाराष्ट्र पे लागू होगा या वो सब जगह पे लागू होगा, क्योंकि अभी यूएपीए में कल ही गिरफ्तार करके उमर खालिद को जेल में डाल दिया है, और इसमें कहा गया है क्या यूएपीए के आरोपियों को जमानत नहीं दी जाएगी। क्या दिल्ली में बसी 48,000 झुग्गियों को अभी नहीं उजाड़ने जा रही है सरकार, यानी कि रेलवे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा हलफनामा देके कहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे, शहरी विकास मंत्रालय और इसके अलावा सरकार आपस में बैठ के पहले अध्ययन करेगी और 4 हफ्ते के भीतर डिसाइड करने के बाद, किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद इन झुग्गियों को हटाने का काम किया जाएगा। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस मामले में अब 4 हफ्ते बाद ही अगली सुनवाई होगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि दिल्ली में जो बसी हुई 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो रेलवे के किनारे बसी हुई हैं, रेलवे की ज़मीन पर बसने का उन पर आरोप है, उन्हें 3 महीने के अंदर हटा दिया जाए। उसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अजय माकन और महाबल मिश्रा रिव्यू पिटीशन लेकर, यानी कि पुनर्विचार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उसी पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, तो वहाँ सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 4 हफ्ते बाद की तय कर दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भ्रष्टाचार से खराब हो रही है भारत की इमेज और गिर रही है लगातार रैंकिंग। इसमें सुधार किया जाना चाहिए और सुधार करने के लिए बाकायदा एक विशेषज्ञों की कमेटी बननी चाहिए, ताकि जो भारत की भ्रष्टाचार के मामले में गिरती हुई इमेज है उसको सुधारा जा सके। ये मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को पार्टी बनाते हुए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है उसको और बेहतर करने के लिए, उसमें इमेज को सुधारने के लिए एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए जो तय करे कि भारत को भ्रष्टाचार से कैसे बचाया जा सकता है और भ्रष्टाचार के कारण विश्व स्तर पर गिर रही भारत की इमेज को कैसे बचाया जा सकता है। और इस भ्रष्टाचार के कारण आज भी 50% से ज़्यादा लोग गरीबी के दलदल में जीने को विवश है और कुछ लोगों के पास पैसा इतना है कि वो काला धन बन चुका है और वो उसको छुपाने के चक्कर में घूम रहे हैं और लगातार ये काला धन बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया। अब देखते हैं सरकारें इस मामले में क्या करती हैं। आखिरी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कानून की पढ़ाई करना चाहती हैं 77 साल की एक बुजुर्ग महिला और वो वकील बनना चाहती हैं। पहले बताते हैं कि वकील क्यों बनना चाहती हैं इस उम्र में। उनका कहना है उनके पति की मौत हो गई, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब सारे मामले की पैरवी उन्हें करनी पड़ रही है और वो ये देख रही हैं कि वकील उस तरीके से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको एक आइडिया है कि वो क्यों ना वकालत की पढ़ाई कर लें, लेकिन वो वकालत की पढ़ाई नहीं कर सकती है क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCA ने कानून बना रखा है कि अगर आपको 5 साल की LLB पढ़नी है, यानी कि 5 साल की वकालत की पढ़ाई पढ़नी है, तो आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से उम्र पार करते ही आप नहीं पढ़ सकते। इसके बाद अगर आपको 3 साल की वकालत की पढ़ाई पढ़नी है, यानी कि LLB की पढ़ाई पढ़नी है, तो आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप जो है नहीं पढ़ सकते हैं।
तो ये तो 77 साल की हैं। अब इनका कहना है मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ और ये मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इनका कहना है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 मुझे इसकी इजाज़त देता है, लेकिन बीसीए ने कानून बना रखा है। तो इन्होंने बीसीए के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीसीए के इस कानून जो उन्हें रोक लगा रखी है उस नियम पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है या इनकी पिटीशन को खारिज करता है। मेरे से कमाल की दिलचस्प पिटीशन है। इनका कहना है 77 साल की उम्र में वकील बनना चाहता है। वैसे वकीलों के बारे में आपको बात बताऊँ, दो चीज़ें, इंसान थोड़ा सा पढ़ा लिखा कभी भी बन सकता है, एक वकील, दूसरा पत्रकार, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।